अच्छा, तो हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। ठीक है बेटा, डेमोक्रेसी। ठीक है बेटे, तो डेमोक्रेसी होता क्या है, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बैठो बेटा। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people। मतलब गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। रूलर्स को मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब रूलर्स को लोग कैसे इलेक्ट करेंगे, जैसे अब देखो इसने कहा इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, और भी गवर्नमेंट की फॉर्म हो सकती है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मोनार्की, आपके पास है बेटा डिक्टेटरशिप, आपके पास आ गई और बहुत सारी गवर्नमेंट की फॉर्म्स। बट इनमें रूलर्स को लोग इलेक्ट नहीं करते, इन सब में रूलर्स को लोग इलेक्ट नहीं करते। ये डिफरेंस है किसमें, डेमोक्रेसी में और इनमें। इसीलिए डेमोक्रेसी को माना जाता है कि इट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि लोगों को इसमें रूलर्स को इलेक्ट करने का मौका मिलता है। तो जो आपका चैप्टर है ना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें भी आपको पहले डेमोक्रेसी पढ़ना होता है और फिर डेमोक्रेसी आप पढ़ोगे तभी आप आउटकम्स जानोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के रिजल्ट, आपने कोई काम किया उस तभी आप उसके रिजल्ट जान सकोगे ना। अब आपने को वो काम किया ही नहीं तो आप उसके रिजल्ट का पता नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब इसमें बेटा जैसे कैसे रूलर्स को इलेक्ट करते हैं ये समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, हम वोट करते हैं। कोई भी बंदा वोट करता है। एक सिस्टम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस सिस्टम के तहत कोई भी बंदा इंडिया में जब 18 इयर्स कंप्लीट करता है एज, तो उसको राइट टू वोट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 18 साल के हो जाओगे, तो जब आपने 18 साल एज कंप्लीट की तो आपको राइट टू वोट मिलेगा। तो राइट टू वोट मिलेगा, इसका मतलब है आप अपनी मर्जी से वोट कास्ट कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बच्चा है वो वोट कास्ट करना चाहता है, मतलब जब वो 18 साल का हो गया तो वो वोट कास्ट करेगा। वो अपनी मर्जी पे कैसे करेगा, अपनी मर्जी से जिसको वो चाहेगा। आपके पास ऑप्शन है। अब एक सिंपल चीज देखो, हम वर्ल्ड में बेटा चलती है डिफरेंट टाइप्स की, क्या होती है कि पार्टी सिस्टम होता है। जैसे वर्ल्ड में बच्चे एक होता है, इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टॉपिक। एक होता है बेटा वन पार्टी सिस्टम, नोट करते रहना बेटा। वन पार्टी सिस्टम, आ जाओ। वन पार्टी सिस्टम। दूसरा होता है बेटा ड्यूअल पार्टी सिस्टम। तीसरा होता है बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम। बेटा जो वन पार्टी सिस्टम है ये है चाइना में। कहां पे है? चाइना में। जो डुअल पार्टी सिस्टम है बच्चों ना, ये है कहां पे? यूएसए में। और जो मल्टी पार्टी सिस्टम है बेटा ये है इंडिया में। अब जहां पे वन पार्टी सिस्टम है वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास चॉइसेस नहीं होती। अब जब आप आउटकम्स निकालोगे तो तब आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है उसमें चॉइसेस नहीं होती। अब चॉइसेस कैसे नहीं होती? फॉर एग्जांपल चाइना है, अब चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ पे क्या है, आप ए को दोगे, बी को दोगे वोट, सी को दोगे, डी को दोगे। तो जिसके पास मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी बेटा, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। बट चाइना में ऐसा नहीं है, आपको एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स दो होंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप होंगे, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं बेटा जियोग्राफिकल एरिया, एरिया
from which people elect a MLA, elect an MLA or MP। एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, सॉरी, जहां से आप एक एमएलए को या एक एमपी को इलेक्ट करते हो, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब होता क्या है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाइना में आपके पास दो लोग होंगे, एक भी होगा और दूसरा भी होगा, बट ये दोनों के दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, इनकी पॉलिटिकल पार्टी अलग। That means you can change your representative, but you cannot change the president of the country. Like आप चाइना में, if you are a citizen of China, तो then you can change the representative of your constituency, of your area. आप अपने एरिया के representatives को तो change कर सकते हो, but you cannot change the president of the whole country on basis of majority. आप country के president को वैसे चाहिए, क्योंकि आपके पास नहीं, वो कौन change कर सकता है, जो representatives होंगे वो उनके पास है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पब्लिक के पास है। अगर जिसने ज्यादा वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को दिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा एमपीज बने, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी डेफिनेटली। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी तो उसकी गवर्नमेंट बनेगी, वहां पे पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। एक आगे ये एग्जांपल, दूसरी आगे बेटा यूएसए में। तो यूएसए में दो पॉलिटिकल पार्टी, ए और बी। आपने ए को वोट करो या बी को, जो बाइडेन वाली या कमला हैरिस वाली पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, फिर जो डोनाल्ड ट्रम्प, आपने कहा हर इलेक्शन में वही होते हैं, या जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प, कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रम्प। इस तरीके से आप ए को वोट करो या बी को करो, ए को करोगे तो उनकी गवर्नमेंट बनेगी, बी को करोगे तो उनकी बनेगी। ये आ गया। अब आता है बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम, जो इंडिया में है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी हो सकती है। क्यों? यहां पे क्या है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शन से, मुझे समझ आ रही है नहीं? मल्टीपल ऑप्शन से, आप कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, एनसी को दो, सीपीआईएम को दो, पीडीपी को दो, पैंथर्स पार्टी को दो, जिसको दिल चाहे आप वोट कास्ट कर सकते हो। तो अब हमारे पास तकरीबन 1200 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। तो अब किसको वोट करें? तो फॉर एग्जांपल आपने 2014 में बीजेपी को ज्यादा वोट करे तो उसकी गवर्नमेंट बन गई। उससे पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट करे, कांग्रेस को करे लोगों ने, उसकी गवर्नमेंट थी। अभी लेटेस्ट बीजेपी को फिर से लोगों ने ज्यादा वोट करे। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली पावर किसके पास होती है? पब्लिक के पास। पावर्स लोगों के पास होती है। तो जब पावर लोगों के पास होगी, जब पावर पब्लिक के पास होगी, तो पब्लिक कैन चेंज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंट्री, क्योंकि लोगों के पास है। तो इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पावर किसके पास होती है बेटा? समझ आया? ये समझ आया बेटा? आपको समझ आया? ठीक। अब देखो, अब दूसरी चीज, अब जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है, ये मैं नहीं कह रहा बेटा, ये पॉलिटिकल साइंस कह रही है कि ओनली दिस डेफिनेशन इज नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी। क्या जो डेफिनेशन आप मैंने दी को मैंने पढ़ाई, या जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में ये दी हुई है पहली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन एनफ नहीं है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। व्हाट इज another thoughts? What are another thoughts? क्या इस डेफिनेशन के अलावा कुछ है? यस है। क्या है इसके अलावा बेटा? इसके अलावा जो हमारे पास चीज है उसको कहते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो कंट्री जिसमें सारे के सारे डेमोक्रेसी के फीचर्स फॉलो हो रहे हैं, उसी में अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश है। अदरवाइज किसी भी कंट्री में जो कंट्री फीचर को फॉलो नहीं कर रही है, वो उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली नेचर। अब लिखने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अपने मेरे पास एक नोटबुक है, वो मैं नोटबुक के बाहर लिख देता हूं आई एम अ किंग ऑफ माई एरिया, चाहे मुझे जानता है एक भी बंदा ना हो। तो उससे क्या होगा? नोटबुक मेरी है, मेरी ओनरशिप है, पेन मेरे पास है, मैं लिख दूं। अब कल बोलो, मतलब कोई भी कंट्री होगी तो वो उसके पास चाहे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसके पास मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं होगी, उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, वो बोलेगी मैं डेमोक्रेटिक हूं। बट नहीं, जब तक आपके पास फीचर फॉलो नहीं हो रहे तब तक डेमोक्रेसी नहीं है। सबसे पहला फीचर है बेटा इसका, वन पर्सन
1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन यानी एक आदमी होगा, उसका एक ही वोट होगा और उस एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, आपके पास क्या है? एग्जाम्पल है, एक बंदा है ए, एक है बेटा बी। ए के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बी के पास सिर्फ 10,000 की प्रॉपर्टी है। दो लोग हैं, ए के पास प्रॉपर्टी 500 करोड़ की है, बी के पास 10 की है। इलेक्शन का पोलिंग डे होता है, पोलिंग डे वाले दिन ये दोनों जाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। दोनों ने वोट दे दिया, ए ने भी दे दिया और बी ने भी दे दिया। अब मुझे बताओ किसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, ए की या बी की? किसकी होगी? दोनों की सेम होगी, दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 1 पर्सन, कोई भी बंदा हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, वो एक बंदा जब वोट करेगा, 1 वोट जब उसका होगा, उस 1 वोट की 1 ही वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू डबल नहीं होगी। ये आता है हमारा पहला फीचर। तो अगर किसी कंट्री में कुछ लोगों को वोट का राइट है, कुछ को नहीं है, तो इसका मतलब उस कंट्री में भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो सबसे पहला फीचर ये चेक करना है। जब भी आप देखो कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, पहला फीचर आपने जो चेक करना है वो ये करना है कि भाई 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो ठीक, दैट्स ओके। अगर नहीं है तो इसका मतलब है बाकी फीचर भी चेक करो और इसको फिर आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक में ये उस प्रोसीजर में आती है या नहीं। बेटा जो दूसरा आ गया, सेकंड, वो आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या है कि इलेक्शंस जो भी होंगे वो फ्रीली होंगे। फॉर एग्जांपल, इलेक्शंस फ्रीली कैसे होंगे? आपके पास एक एग्जांपल है चाइल्ड की, आपकी बुक में दी हुई, आप वो भी पढ़ सकते हो वहां से। अब जो इलेक्शंस होंगे ना, उसमें कोई भी विदाउट एनी अनफेयर मीन्स, इलेक्शंस में कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं चलेंगी। अनफेयर मीन्स क्या हो गया? अनफेयर मीन्स में आता बेटा कि फॉर एग्जांपल पैसा देके वोट खरीदना, फॉर एग्जांपल किसी को दबाव डाल के यानी सप्रेस करके उनको वोट करवाना, फॉर एग्जांपल बहुत सारी, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एक कंट्री, वहां पे क्या होता है, इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स इंटरवल इलेक्शन होते हैं, बट क्या नहीं होता वहां पे, इलेक्शंस प्रॉपरली कैसे नहीं होते? फ्री एंड फेयर नहीं होते। फ्री एंड फेयर कैसे नहीं होते? वहां पे अनफेयर मीन्स चलता है। वहां के स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अपने पेरेंट्स को बोलो इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो। वहां पे मीडिया जो है उसको क्या किया जाता है? दबाया जाता है। मीडिया को कहा जाता है कि आपने अपोजिशन की आवाज नहीं उठानी, अपोजिशन को बंद किया जाता है। इस तरीके से वहां